हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का अपने यूट्यूब परिवार अरुण अकेडमी में। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के विधायी संशोधन तथा ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1935। इससे पहले और वीडियो नहीं देखे हैं तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। यूपी ट्रिपल एस सी पेट के लिए दोस्तों बहुत ही शानदार तरीके से ये क्लास चलाई जा रही है। देखिए 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट ब्रिटिश संसद द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के मामलों को विनियमित करने और भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव रखने के लिए पारित किया गया एक महत्वपूर्ण कानून था। इस एक्ट के द्वारा 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा सबसे पहले कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन डायरेक्ट कैसे बनता है, किस एक्ट के द्वारा सबसे पहले कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी? तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा। इसमें दोस्तों इस एक्ट के द्वारा प्रथम मुख्य न्यायाधीश बने थे इम्फे। तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा प्रथम मुख्य न्यायाधीश किसे बनाया गया? इम्फे को बनाया गया। और इसमें एक मुख्य न्यायाधीश, क्या एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश शामिल हुए थे। तो याद रखिएगा कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा सबसे पहले कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। और इसी एक्ट के द्वारा यानी कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के पारित होने के बाद बंगाल के गवर्नर पद का नाम बदलकर बंगाल का गवर्नर जनरल रख दिया। आगे हम लोग पढ़ेंगे बंगाल का गवर्नर जनरल पद का नाम बदलकर भारत का गवर्नर जनरल किया, किस एक्ट के तहत वो आगे आएगा। तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर पद का नाम बदलकर क्या रखा गया था? तो बंगाल का गवर्नर जनरल रखा गया था। 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट देख लेते हैं। यह अधिनियम 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के कमियों को दूर करने के उद्देश्य से ब्रिटिश प्रधानमंत्री विलियम पिट द यंगर के कार्यकाल में पारित किया गया था। इस एक्ट के द्वारा दोहरी नियंत्रण प्रणाली की स्थापना की गई थी। देखिए लड़के बहुत कंफ्यूजन हो जाते हैं, द्वैध शासन 1784 मारे कि 1919 मारे कि 1935। तो याद रखिएगा कि जब सिर्फ और सिर्फ दोहरी नियंत्रण प्रणाली यानी कि सिर्फ और सिर्फ द्वैध शासन की बात करेगा तो आप 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट के पास जाएंगे। अगर यही कह देगा कि प्रांतों में, क्या प्रांतों में द्वैध शासन किस एक्ट के तहत लागू किया गया था? तो 1919 के तहत। अगर प्रांत शब्द न जुड़ा रहेगा, सिर्फ और सिर्फ द्वैध शासन यानी कि दोहरी नियंत्रण प्रणाली रहेगा, तो आप 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट के पास जाएंगे। अगर वही प्रांतों शब्द जोड़कर आ रहा है कि किस एक्ट के तहत प्रांतों में द्वैध शासन की व्यवस्था की गई थी, तो 1919 एक्ट के तहत। आगे दोस्तों पढ़ेंगे 1919 भी रखे हैं, 1935 सब एक्ट बहुत ही शानदार तरीके से है। तो हम इसलिए यहाँ पे बता दे रहे हैं कि आप लोग को कंफ्यूजन न रहे। आप लोग इसी में गलती कर देते हैं कि 1919 का 1935 में कर देते हैं, 1935 का 1784 मार के आते हैं। तो जब केंद्र में बात करें, क्या जब केंद्र में द्वैध शासन की बात करें तो 1935 के पास जाएंगे। याद रखिएगा, आज की बात से कभी आप लोग भूलेंगे नहीं और कंफ्यूजन नहीं रहेगा। जब दोहरी नियंत्रण प्रणाली यानी कि द्वैध शासन की बात सिर्फ और सिर्फ करेगा 1784 और प्रांतों शब्द जोड़कर आएगा यानी कि प्रांतों में द्वैध शासन किस एक्ट के तहत आया, तो 1919। और वही केंद्र शब्द जुड़ जाएगा तो आप 1935 याद रखिएगा। तो इस एक्ट के तहत कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल की व्यवस्था भी की गई थी और इस एक्ट के तहत 6 कमिश्नरों के एक बोर्ड का गठन किया गया था। नेक्स्ट चार्टर एक्ट क्या है? 1793 का चार्टर एक्ट। देखिए ब्रिटिश संसद द्वारा पारित एक महत्वपूर्ण कानून था जिसका मुख्य उद्देश्य ईस्ट इंडिया कंपनी के चार्टर को अगले 20 वर्षों के लिए, क्या अगले 20 वर्षों के लिए नवीनीकृत करना और भारत में कंपनी के शासन को मजबूत करना था। तो अगले 20 वर्षों के लिए क्या किए थे ये कि भारत के साथ व्यापार करने का विशेष अधिकार मिला भारत को, तो ईस्ट इंडिया कंपनी से।
तो याद रखिएगा अगले 20 वर्षों के लिए किस एक्ट के तहत भारत के साथ व्यापार करने का अधिकार मिला, तो 1793 का चार्टर एक्ट के तहत। 1813 का चार्टर एक्ट, देखिए इस अधिनियम ने भारत में ब्रिटिश क्राउन की संप्रभुता का दावा किया कि भारतीयों की शिक्षा के लिए 1,00,000 रुपए, याद रखिएगा कि भारतीयों के शिक्षा के लिए 1,00,000 रुपए आवंटित किए और मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार करने की अनुमति दी। तो किस एक्ट के तहत मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार प्रसार करने की अनुमति दी गई थी, तो 1813 का चार्टर एक्ट के अधिनियम के तहत। और भारतीयों के शिक्षा के लिए 1,00,000 रुपए आवंटित किए गए थे, किस एक्ट के तहत, तो 1813 का चार्टर एक्ट। और मेन इंपॉर्टेंट इसमें यह भी है दोस्तों, जो हम इसमें क्या पढ़े थे कि 1793 का चार्टर एक्ट में कि कंपनी को अगले 20 वर्षों तक भारत के साथ व्यापार करने का विशेष अधिकार जो मिला था, तो इसी 1793 में 20 वर्ष जोड़ेंगे तो यही 1813 में ये क्या किया गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। क्योंकि अगले 20 वर्षों तक तो लागू किया गया था कि अगले 20 वर्षों तक भारत का व्यापार को एक विशेष अधिकार मिला था ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ। तो जब 20 वर्ष पूर्ण हो गया तो इस चार्टर एक्ट के तहत ये समाप्त हो गया, लेकिन पूर्णतः समाप्त नहीं किया गया। पूर्णतः दोस्तों 1833 में, यानी कि पूर्णतः जो व्यापार समाप्त किया गया वो 1833 में किया गया। तो इस चार्टर एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट हम लोग पढ़े थे, जो बंगाल के गवर्नर पद का नाम बदलकर बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो 1833 चार्टर एक्ट के तहत बंगाल का गवर्नर जनरल हटाकर भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। ये क्वेश्चन पूछता है कि किस एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया, तो 1833 का चार्टर एक्ट के तहत। और इसमें दोस्तों पूर्णतः समाप्त कर दे, जो व्यापारिक एकाधिकार मिला था विशेष एकाधिकार, इसमें पूर्णतः समाप्त किया गया। सिर्फ और सिर्फ समाप्त किसमें किया गया, 1813 में। और 1793 में उसको 20 वर्ष के लिए विशेष अधिकार मिला था कि अगले 20 वर्ष तक व्यापारी करेगा, और वही 1813 में समाप्त किया गया। लेकिन पूर्णतः समाप्त कहाँ किया गया, 1833 में, जो केवल और केवल राजनीतिक अधिकार बना रहा। 1858 का भारत सरकार अधिनियम देख लेते हैं। इस अधिनियम के तहत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का अस्तित्व समाप्त कर दिया गया और भारत पर उसका प्रशासनिक नियंत्रण समाप्त हो गया। भारत के गवर्नर जनरल के पदनाम को बदलकर भारत का वायसराय कर दिया गया। देखिए इससे पहले 1833 में जब पढ़े थे तो उसका भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। अब इसमें क्या है कि भारत के गवर्नर जनरल को बदलकर भारत का वायसराय, तो भारत का वायसराय किस अधिनियम के तहत किया गया, तो 1858 का भारत सरकार अधिनियम के तहत। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 द्वारा स्थापित दोहरी शासन प्रणाली को समाप्त कर दिया गया। देखिए दोस्तों, जो द्वैध शासन को समाप्त किया गया था वो 1858 में, 1784 में हम बताए थे ना कि 1784 में द्वैध शासन दोस्तों लागू किया गया था। और जब प्रांतों में द्वैध शासन लागू करेगा तो उसे 1919 में, और वही 1935 में केंद्र में द्वैध शासन लागू किया गया और उसी 1935 में द्वैध शासन समाप्त किया गया। तो यहाँ पे द्वैध शासन दोहरी शासन प्रणाली समाप्त किया गया। तो 1784 का ईस्ट इंडिया एक्ट वाला 1858 में समाप्त कर दिया गया द्वैध शासन। इसमें भारत सरकार की 2 सरकारी नीति होती है उसमें। इस अधिनियम के द्वारा भारत का प्रशासन ब्रिटिश क्राउन को सौंप दिया गया, समस्त अधिकार भारत सचिव को सौंप दिए गए और भारत का गवर्नर जनरल भारत का वायसराय कहलाने लगा। 1861 का भारत परिषद अधिनियम देख लेते हैं। इस अधिनियम के तहत पोर्टफोलियो प्रणाली की शुरुआत की गई। तो किस अधिनियम के तहत पोर्टफोलियो प्रणाली की शुरुआत की गई, तो 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम के तहत वायसराय को अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया। तो जब वायसराय को अध्यादेश जारी करने का अधिकार नहीं दिया गया था पहले, तो किस अधिनियम के तहत दिया गया, तो 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम के तहत
जारी कर दिया गया। भारतीयों को विधायी परिषदों में शामिल करने की अनुमति दे दी गई। तो किस 1861 के तहत। 1892 का देख लेते हैं। बजट पर चर्चा और प्रश्न पूछने का अधिकार 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम के तहत किया गया और परिषदों के सदस्यों के चुनाव के लिए अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली लागू की गई। तो अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली लागू की गई इस एक्ट के तहत। तो 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम के तहत। देखिए, प्रांतीय विधान परिषदों को कुछ हद तक नए कानून बनाने और पुराने कानूनों को निरस्त करने की शक्ति प्रदान की गई। तो इसमें कैसे बनेगा कि कानून लागू किसमें किया गया था? तो 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम के तहत। 1919 का भारतीय परिषद अधिनियम देख लेते हैं। इस अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। किस अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है? तो 1909 का भारतीय परिषद अधिनियम को। इस अधिनियम की सबसे उल्लेखनीय विशेषता मुसलमानों के लिए क्या? मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की शुरुआत थी, जिसे सांप्रदायिकता को बढ़ावा मिले। तो जब भी मुसलमानों के पृथक निर्वाचन मंडल की बात करेगा तो 1919 का भारतीय परिषद अधिनियम के तहत की गई और केंद्रीय विधान परिषद में सदस्यों की संख्या 16 से बढ़ाकर 60 कर दी गई। हालांकि प्रांतीय परिषदों में संख्या समान नहीं थी दोस्तों। तो जब पूछेगा कि बढ़ाकर 60 कर दी गई 16 से या 16 से बढ़ाकर 60, तो 1909 का भारतीय परिषद अधिनियम। देखिए, 1919 का भारत सरकार अधिनियम यहाँ पे देख लेते हैं, आ गया। इस अधिनियम को मोंटागू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है। देखिए, इस अधिनियम की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन। क्या मतलब, जब प्रांतों में यानी कि प्रांतीय शब्द जुड़ेगा द्वैध शासन, तो 1919 के पास जाएंगे, जिसमें प्रांतीय विषयों को आरक्षित और हस्तांतरित विभाजित किया गया था और साइमन आयोग का गठन भी कहाँ किया गया था? किस अधिनियम के तहत? 1919 में। देखिए, जो साइमन कमीशन है दोस्तों, आप लोग पढ़े होंगे, देखे होंगे, गांधी युग में बहुत अच्छी तरह से हम पढ़ाए हैं। अगर नहीं देखें तो जाकर देख सकते हैं। साइमन आयोग का गठन कब होता है? तो 1927 में। तो ये किस अधिनियम के तहत? 1919 के अधिनियम के तहत। तो याद रखिएगा कि 1927 में साइमन कमीशन आयोग का गठन होता है और 1928 में ये लोग भारत वापस आते हैं। मतलब भारत कब आते हैं? तो 1928 में, और 1927 में ये साइमन कमीशन का गठन होता है। तो 1927 में जब गठन होता है, 1928 में आते हैं, तो भारतीय लोग क्या किए? साइमन कमीशन का बहिष्कार किए। क्यों किए? बहुत अच्छी तरह से गांधी युग में पढ़ाए हैं, देख लीजिएगा। उसमें संसदीय जितने ब्रिटिश सांसद विधायक थे, सब क्या थे? वो सब ब्रिटिश के लोग थे, इसलिए बहिष्कार किए गए थे। और इसी आंदोलन को बहिष्कार करते वक्त लाला लाजपत राय पे लाठीचार्ज हुई थी, जो बाद में उनकी मृत्यु हुई थी। देखिए, बहुत शानदार तरीके से बताएं, एक बार जाकर देखिएगा, बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ाया गया है। तो 1935 का सरकार अधिनियम देख लेते हैं। इस अधिनियम ने बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया था। तो बर्मा को भारत से अलग किस अधिनियम के तहत किया गया था? तो 1935 के तहत। दलित वर्गों, महिलाओं और श्रमिकों के लिए पृथक निर्वाचिका प्रदान करके सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत को आगे बढ़ाया गया। तो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत को आगे बढ़ाया गया किस अधिनियम के तहत? 1935 का सरकार अधिनियम के तहत। और इस अधिनियम द्वारा प्रांतों के द्वैध शासन समाप्त कर दिए गए। तो जहां प्रांतों के द्वैध शासन हम बताए थे कि प्रांत में द्वैध शासन लागू किया गया किस अधिनियम के तहत, तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि किस अधिनियम के तहत प्रांतों में द्वैध शासन को लागू किया गया था। इसको कई बार बताए हैं, तो आप लोग बताइए। तथा केंद्र में द्वैध शासन लागू की गई। तो केंद्र की बात करेगा तो 1935 में जाएंगे। भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा एक संघीय न्यायालय की स्थापना हुई। यह दिल्ली में स्थित था। इसमें एक मुख्य न्यायाधीश तथा 6 अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति की गई थी। भारत का वर्तमान संवैधानिक ढांचा बहुत कुछ 1935 के अधिनियम पर आधारित है। देखिए, जितना हमारा संविधान में या प्रावधान संवैधानिक रूप से लिया गया है, तो भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत सबसे ज्यादा लगभग 250 प्लस अधिनियम लिए गए। याद रखिएगा, 1935 के अधिनियम के बारे में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, एक कार जिसमें ब्रेक तो है परंतु इंजन
नहीं है। तो किसने कहा? ये कई बार पूछता है कि एक कार जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं है, किसने कहा? जवाहरलाल नेहरू ने। और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत सरकार अधिनियम के तहत इसे 1935 के तहत कहा गया था। तो 1935 को गुलामी का अधिकार पत्र या दास्ता का आज्ञा पत्र बताते हुए उसकी कठोर आलोचना भी की गई थी। आई होप दोस्तों आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट कर दीजिए, जिससे हमें भी मोटिवेट मिलता रहे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।